साइंटिस्ट एफ। नमस्कार, मैं आईटीडीसी इंडिया भोपाल एसटी वीरेंद्र। एक बार फिर हम अपनों से अपनी सी बात प्रोग्राम के लिए हम इस समय हैं बीआईएस भोपाल ऑफिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और यहाँ पर मेरे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर अजय भटनागर, साइंटिस्ट एफ, भोपाल ऑफिस। मैं सबसे पहले उन्हें वेलकम करता हूँ। वेलकम सर आईटीडीसी इंडिया के लिए। धन्यवाद जी। हमारा जो आज आपके साथ जुड़ाव का कारण है वो, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग एक इस विजिट में जो है वो इस बात पर हैं कि बीआईएस लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा है, और जैसा कि सभी ने जाना है कि 1986 में पार्लियामेंट ने जैसे उसको वो किया है, एक्ट लिया है, और हम 97 से लगातार काम कर रहे हैं। तो लगभग 87 से 2014, 1987 टू 2014, एक 27 ईयर्स, एक लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक लंबा समय हुआ है। तो आप बीआईएस को अब इस समय कहाँ पाते हैं कि जहाँ आपको लगता है कि हम सेटिस्फैक्टरी लेवल पे काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और बीआईएस का मुख्य उद्देश्य, जब से इसकी स्थापना हुई है, जैसा कि पहले भी जानकारी आपको दी गई है कि पहले ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था जी। और 47 से इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक्ट के द्वारा इसको भारतीय मानक ब्यूरो का दर्जा दिया गया 1986 में। तो तब से भारतीय मानक ब्यूरो लगातार प्रयासरत है उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए। उपभोक्ताओं को ये सुनिश्चित करता है भारतीय मानक ब्यूरो कि उपभोक्ता जो भी उत्पाद का प्रयोग करें वो गुणवत्ता के अनुरूप हो, जो मानक बनाता है भारतीय मानक ब्यूरो उनके अनुरूप हो। और भारतीय मानक ब्यूरो का लगातार ये प्रयास रहा है शुरू से ही कि जो भी उपभोक्ता उत्पाद का प्रयोग करे वो अच्छे मानकों का हो और अच्छे मानक के अनुरूप रहे, ताकि उपभोक्ता खुश रहे। हाँ। और जो भी वो पैसा खर्च करे अपने उत्पाद के लिए उसको पूर्ण उपयोगिता मिल सके। हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे एक लंबे समय में जो हम फिर से एक बार सामने शेयर करते हैं कि हम अभी इस समय बात करें मध्य प्रदेश की जनता के लिए, तो मध्य प्रदेश की जनता का संवाद बीआईएस के साथ में लगभग टूटा जैसा लगता है। एक आम पब्लिक अगर चाहे, वो समझना चाहे कि भारतीय मानक ब्यूरो से हम किस तरह जुड़े हैं, तो ये बात उसको कभी पकड़ नहीं आती है। तो इसके लिए जैसा कि बीच में एक कोशिशें आपके यहाँ से हुई जिनमें एक आई केयर शब्द आया, और दूसरा एक कभी इसके बाद सुझाव आया कि सब एक हेल्पलाइन भी इसमें शुरू की जाए। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो ये आई केयर है, ये आई केयर क्या है और कैसे काम करता है प्रदेश के लिए? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। आई केयर विभाग की स्थापना तो अभी नई ही हुई है। हमारे जो नए महानिदेशक महोदय आए हैं उन्होंने आई केयर विभाग एक नया बनाया है। हालांकि इसमें जो कार्य किए जाते रहे हैं वो शुरू से किए जाते रहे हैं, बट उन्होंने इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करके एक आई केयर विभाग बनाया है, जिसमें मुख्यतः जो कार्य किए जाते हैं, एक तो इसका आई केयर में मुख्यालय में जो चीफ है वो आई केयर चीफ मुख्यालय दिल्ली में बैठते हैं, और उनके अंतर्गत जो भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ भी आई केयर ऑफिसर्स बैठते हैं। वो जो मुख्यालय में चीफ बैठते हैं वो उनकी कार्य प्रणाली को मॉनिटर करते हैं, और जो क्षेत्रीय कार्यालयों के आई केयर ऑफिसर्स हैं वो जो शाखा कार्यालयों में जो आई केयर ऑफिसर्स होते हैं उनके कार्यों को मॉनिटर करते हैं। तो इस तरीके से सारे शाखा कार्यालयों में, सारे क्षेत्रीय कार्यालयों में और मुख्यालय में आई केयर विभाग खोले गए हैं, जिनको आई केयर अधिकारी उसको कहा जाता है। आई केयर विभाग की जो मुख्य जो कार्य हैं वो सबसे पहले तो यह है उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, जिसको कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं, वो करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी भारतीय मानक ब्यूरो कर रहा है वो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कर रहा है। तो जो हम
अपने उपभोक्ता के लिए कर रहे हैं, वो हम उपभोक्ता को ये जानकारी देते हैं कि उपभोक्ता की क्या क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए भारतीय मानक ब्यूरो से, और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित जो उत्पाद होते हैं या जो हॉल मार्किंग की जो ज्वेलरी होती है, इसमें बीच में ये उठता है कि जो आपने कहा कि जैसे दर्शक समझ पा रहे हैं कि जो आपने कहा कि हम आई केयर एक सिस्टमेटिक वो पकड़ में आता है कि सब दिल्ली एंड से शुरू होता है, हेडक्वार्टर से और ब्रांच लेवल तक पहुंचती है और एक मॉनिटरिंग के द्वारा एक कोऑर्डिनेशन में वर्कआउट हो रहा है। उसकी गतिविधि में जैसे आपने सबसे पहले कहा कि एक उपभोक्ता जागरूकता जो है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उस पर काम हो रहा है। तो क्या इसके पहले आई केयर जब नहीं था ये प्रोग्राम्स तब भी चलते थे? ये तब भी चलते थे। तो उन प्रोग्राम्स में और आपके प्रोग्राम्स में क्या गतिविधि में कुछ आपको डायनेमिकनेस नजर आती है या आपको लगता है कि बेहतर तरीके से हो पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर तरीके से हो पा रहे हैं, और इसको सिस्टमेटिक जो मैंने आपको बोला था तरीके से अब हो रहे हैं। उसका ये है कि अब मुख्यालय से बाकायदा टारगेट निश्चित कर दिए गए हैं कि आपको इतने उपभोक्ता जागरूकता प्रोग्राम करने हैं। तो भोपाल शाखा, मेरे को प्रसन्नता है बताने में कि भोपाल शाखा कार्यालय जो भी जितने भी टारगेट्स होते हैं, जैसे हमें 12 उपभोक्ता जागरूकता प्रोग्राम करने होते हैं, तो वो सारे के सारे उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हम कर पाते हैं, और उसमें हमें बड़ा अच्छा वो मिलता है, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं, काफी उपभोक्ता उसमें आते हैं, उपभोक्ताओं का समर्थन होता है, उपभोक्ताओं का पूरा समर्थन होता है। और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर भी इस तरीके के प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं और आगे भी करने की योजना है। गत वर्ष पे शुरुआत की है आपने तहसील स्तर पर जाकर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो किए हमने, बट अभी तहसील लेवल पर करने की हमारी योजना है कि हम वहां भी करेंगे उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम। इसके अलावा आई केयर विभाग का और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हम इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, एजुकेशनल यूटिलाइजेशन प्रोग्राम भी करते हैं। इंडस्ट्री ये हम कॉलेज और स्कूल के बच्चों के लिए करते हैं, और वहाँ हम उनको ये जागरूक करते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो की क्या गतिविधियां हैं, भारतीय मानक ब्यूरो क्या कर रहा है और उपभोक्ता के लिए किस तरीके से उपयोगी है जो भी ये कार्य कर रहा है, और मानक कौन कौन से उत्पादों पर बनाए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज पर बनाए हैं। यानी हम अभी 3 पॉइंट्स पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमें मिस्टर भटनागर बता रहे हैं कि सबसे पहले कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं आई केयर के अंतर्गत, फिर आई केयर के बाद में जैसा उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, और इसके बाद में एजुकेशन से रिलेटेड जो थर्ड प्रोग्राम बता रहे हैं, मैं इसको फिर से समझना चाहूंगा कि जो कॉलेज एजुकेशन के लिए आप बात करें, इसमें क्या एजुकेशनल यूटिलाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग ये करते हैं कि हम कॉलेजेस या स्कूल्स में प्लानिंग के हिसाब से और हम एक प्रोग्राम देते हैं जिसमें हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज जाती हैं, और वो वहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये अवगत कराती हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या कर रहा है देश के लिए या प्रदेश के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो में क्या क्या कार्य होता है और वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से उपयोगी है। जैसे जो हमारा जो मुख्य कार्य है भारतीय मानक ब्यूरो का, वो तो मानक निर्धारण का है, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन का। तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन कौन कौन से स्टैंडर्ड उत्पादों पर स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, कैसे स्टैंडर्ड्स बनते हैं और कैसे हमारा सर्टिफिकेशन होता है, कैसे हम ISI मार्क देते हैं। तो वो एक प्रकार से हर स्टूडेंट उपभोक्ता भी होता है, तो हमें दोहरा फायदा होता है इस तरीके के प्रोग्राम करने का, कि एक तो हम जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको ये पता चलता है कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या कार्य कर रहा है और वो किस तरीके से उनके लिए हितकर है, और दूसरा एक फायदा ये भी होता है कि वो एक उपभोक्ता भी हैं, तो उनको ये भी पता चलता है कि ISI मार्क में उत्पाद लेने का क्या फायदा हो सकता है उनको। इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि हम देखते हैं बाजार में ग्रीवांस जो आती हैं, यानी अगर उपभोक्ता कहीं तकलीफ में है और उसे समझ में आता है कि वो ISI संबंधी तकलीफ है, वो कैसे आपको अप्रोच करे? क्या आई केयर इसमें कहीं पर मददगार है? जी, इसमें आई केयर का एक कार्य ये भी है, जैसे जो 5-6 कार्य हैं उसमें एक कार्य ये भी है कि एक तो हमारे पास इस तरीके की भी जानकारी आती है कि फला उत्पादक बगैर ISI का लाइसेंस लिए ISI मार्क का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसमें भी वो जो जिसे हम एनफोर्समेंट एक्टिविटी बोलते हैं, वो भी आई केयर के कार्य क्षेत्र में आता है। आई केयर ऑफिसर के पास जैसे प्रमुख के द्वारा कोई भी सूचना आई कि ये फला स्थान पर, क्या यह मालूम है आई केयर अधिकारी समथिंग जुडिशियल पावर्स के साथ भी हो सकता है उस समय?
जुडिशियल पावर आई केयर अधिकारी पर नहीं होती, उसके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। अच्छा। कि जैसे उसको सूचना मिलती है तो वो प्रमुख महोदय से अनुमोदन लेता है टीम का वहां पर रेड डालने के लिए इंफॉर्मेशन के आधार पर। पहले हम डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद अगर डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि जानकारी सही है तो फिर हम एनफोर्समेंट पुलिस की हेल्प के साथ हम जुडिशियल की जगह हम इसे माने कि जब आप उसके लिए जाते हैं जो आप इन्फोर्समेंट करने के लिए पुलिस की मदद ले सकते हैं। पुलिस की मदद बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, जो हम पकड़ पा रहे हैं कि पुलिस की मदद आपको इसमें मिलती है। पुलिस की मदद बिल्कुल मिलती है। हमारे प्रमुख महोदय जो जिले के एसपी को एक चिट्ठी लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो ये उनसे अनुरोध करते हैं कि इस तरीके से ये भारतीय मानव ब्यूरो के एक्ट का प्राविधान का उनको बताया जाता है और इस तरीके से ये मिसयूज की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमें पुलिस की हेल्प की जरूरत है और हमें ज्यादातर सभी केस में पुलिस की हेल्प पूरी मिलती है। जैसा अभी हम देखते हैं कि हम ब्रांच ऑफिस के साथ में हैं, निदान की तरफ बढ़ा पाएंगे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इनफैक्ट जब भी कभी कोई ग्राहक असंतुष्ट होता है इसके बारे में हम अपने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में भी जानकारी देते हैं कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो किसको अप्रोच करें, किससे शिकायत करें, क्या शिकायत करें और शिकायत करते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देना जरूरी है। तो उसके लिए भी हमारे हर शाखा कार्यालय में जन शिकायत अधिकारी होते हैं, पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर जिनको बोलते हैं, वो उनके पास जैसे प्रमुख महोदय के पास कोई भी शिकायत है, प्रमुख महोदय उसको जन शिकायत अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं और जन शिकायत अधिकारी की फिर ये जिम्मेदारी होती है कि उस शिकायत की जांच दोनों स्तर पर करे। दो स्तर हुए इसमें, एक तो जिसने वो उपभोक्ता जो उसका उस उत्पाद का उपभोक्ता है जिसकी शिकायत की जा रही है, एक तो उस स्तर पर जानकारी हमें चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना है। दूसरा जो जिसने शिकायत की है उसके स्तर पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। तो दोनों ही स्तर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जन शिकायत अधिकारी प्लान करता है। और अगर इंफॉर्मेशन में कुछ कमी होती है, जैसे इंफॉर्मेशन में कुछ अपेक्षाएं हमें शिकायतकर्ता से भी होती हैं कि शिकायतकर्ता एक जनरल शिकायत कर देता है कि भाई इसका उत्पाद खराब है, तो उसमें विभाग कुछ नहीं कर सकता। तो एक तो सबसे ज्यादा पहले तो ये है कि वो प्रोडक्ट आईएसआई मार्क्ड होना चाहिए। जो शिकायत हम दर्ज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात बताई हमारे भट्टागर जी ने बताया कि जो जिन प्रोडक्ट पर शिकायत पर कार्रवाई हो सकेगी वो प्रोडक्ट सबसे पहले आईएसआई मार्का हो, तभी ये बीआईएस विभाग उस पर कार्य कर सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी जब भी आप लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले उस पर बीआईएस से संबंधित जो भी मार्का उससे रिलेटेड है वो देखें। आईएसआई मार्क अगर उसके लिए निर्धारित है तो उसका जो मापन है उस पर दर्ज होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। इस पर जरूर हमेशा निगाह रखेंगे। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। फिर अगर शिकायतकर्ता से हमारी ये भी अपेक्षाएं रहती हैं कि वो उसका बिल उसके पास होना चाहिए। इसीलिए हम उपभोक्ताओं को ये उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में ही बताते हैं कि जब कभी भी आप कोई आईएसआई मार्क प्रोडक्ट खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें, ताकि अगर कोई शिकायत है तो हमारे कार्यालय में आकर बिल सहित, अदरवाइज क्या होता है कि वो ये कह सकता है मैन्युफैक्चरर कि भाई ये मेरा उत्पाद नहीं है, हमारे यहाँ से विक्रय नहीं है। तो बिल की भी जरूरत होती है और उसके पास उस उत्पाद का कुछ स्टॉक भी होना चाहिए। अगर स्टॉक भी नहीं है तो फिर उसका उस उत्पाद की जांच नहीं हो सकती, नहीं संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके पास स्टॉक नहीं भी होता तो भी जो दूसरा स्तर है जिस उत्पादक की शिकायत की जा रही है वहां उस शिकायत की जांच के लिए हम हमारे जो प्रमुख महोदय हैं उनके अनुमोदन के द्वारा हम वहां भी एक अपना अधिकारी भेजते हैं जांच के लिए कि इसके यहाँ से खराब उत्पाद कैसे निकला, और वहां भी एक पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन होता है। वहाँ जो नमूने वो बना रहा होता है, जो माल बना रहा होता है, उसके नमूने लिए जाते हैं, उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जो भी उचित कार्रवाई होती है वो की जाती है। बिल्कुल, आपकी जानकारी बहुत सार्थक और बहुत ही उपयोगी है। तो हम आईटीडीसी इंडिया की तरफ से बस दो कुछ सुझाव हैं जिन पर हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो हो सकता है कि विभाग समझे और हमें भविष्य में वो चीजें भी देखने मिले। माननीय, एक हमारा सुझाव है कि जो आई केयर काम कर रहा है, इस आई केयर को डेवलपमेंट के लिए अगर हम जनता का समर्थन लेना चाहते हैं, जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि जैसा कि हम लोग बहुत लंबे समय से चर्चा में हैं, हम आपको इसको इन फाइल भी देंगे वर्कआउट लिखकर
कि हम चाहते हैं कि इसे आपके सेंट्रल ऑफिसेज जो आपके हेड ऑफिसेज हैं उनको ये आपके यहाँ से रिक्वेस्ट जाए कि ये एक क्लास थर्ड से लेके क्लास 10 तक के पाठ्यक्रम में कम से कम 2 चैप्टर हर साल हमारी जो बुक्स हैं उनकी ईवीएस की बुक्स हैं जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें शामिल किया जाए, जिससे कि हम उनका बीआईएस का बेस शुरू से तैयार कर दें बच्चों में। तो जो हमारे जागरूकता अभियान के प्रोग्राम्स हैं वो हो सकता है आज से 20 साल बाद उनकी जरूरत खत्म हो जाए। तो आप इसमें क्या सोचते हैं? आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन अब इस सुझाव के लिए चूंकि मैं एक सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, बट जरूर से इस सुझाव को हम कोशिश करेंगे अपने मुख्यालय तक पहुंचाने की। बस हम यही जानना चाहते हैं कि अगर यदि आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, आपको निवेदन देते हैं, तो क्या इसे आप आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, किसी भी सुझाव को, अच्छे सुझाव को जो देश के हित में है, देश के नागरिकों के हित में है, बिल्कुल जरूर हम अपने मुख्यालय तक पहुंचाएंगे और मुख्यालय से अनुरोध भी करेंगे कि उस सुझाव पर वो उसको कंसीडर करें। बिल्कुल। और दूसरा एक सुझाव ये है कि हम यदि जमीनी स्तर पे काम करना चाहते हैं जिनमें कि वॉलंटरी वर्कआउट हो, मतलब हमने जब जब देखा है देश में कभी भी कोई जब कार्य होते हैं जहां वॉलंटियर शब्द आ जाता है वहां सक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। जहां पर किसी वॉलंटियर शब्द का हिंदी में सरल शब्दों में कहा जाए, जहां पर उसके बदले में कुछ ना मिलता हो उसे वॉलंटियर कहा जाए। ऐसे वर्कआउट्स में हम जब काम देखते हैं तो वो सक्सेस ज्यादा पाते हैं, चाहे वो कोई से मोटिव के लिए हुए आंदोलन हो, चाहे किसी संस्थान के लिए की गई कार्रवाइयां हो, जहां पर पब्लिक शामिल हुई उस आंदोलन को सक्सेस मिलती है। तो जैसा अभी हम देखते हैं कि ये जैसे आई केयर प्रोग्राम चला है, अगर ये आई केयर प्रोग्राम को पब्लिक में बच्चों तक हम इस पहुंचा पाए, तो जैसे एक सुझाव था कि इसमें क्या किया जाए कि हर स्कूल्स में, जैसे हमारे भोपाल में मोटा मोटा देखा जाए 600-700 स्कूल्स हैं, एक भोपाल को एक मॉडल के रूप में लिया जाए, स्टार्ट किया जाए, उसमें सभी स्कूलों पर एक जूनियर आई केयर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए जो कि 10 से लेकर 12 के बीच का कोई एक बच्चा होना चाहिए, हर स्कूल से एक बच्चा। और वो बच्चे आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपके आगे के मैंडेट्स हैं, जो आपकी गतिविधियां हैं, उनको उनके बीच में पहुंचाने में सफल हो, जो 2000 बच्चों के बीच में पहुंचे उस स्कूल से। इस तरह से हम देखेंगे कम्पिटिटिवली अगर 700 स्कूल्स हैं, 700 इंटू 2000, मतलब हम लगभग 2 से 3 लाख बच्चों के पास मैसेज हमारे गिनती के 600 जूनियर अधिकारी जो हमने बनाए हैं, जो कि वॉलंटियर वर्क करेंगे, जिसके बदले में सिर्फ हम ऑनररी, हम कुछ समझते हैं मेडल्स, हम कुछ समझते हैं कि कुछ हमारे यहाँ से प्रशस्ति पत्र, ये सब कुछ कार्रवाई के रूप में अगर देते हैं तो हमको लगता है कि ये आपकी जो अभी जागरूकता अभियान में है उसमें बहुत तेज मदद करेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और हम इसको जरूर से, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सुझाव को हम मुख्यालय तक पहुंचाकर अपना अनुरोध करेंगे, इस पर वो विचार करें। बिल्कुल। और अंत में सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है और प्रदेश में इसका गतिविधियां नजर आती हैं, दिखलाई पड़ता है और वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले धन्यवाद आपको। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि जो प्रदेश की जनता है उससे आप जो अपेक्षा करते हैं जिससे इस प्रोग्राम को आगे मदद मिले, क्योंकि ये उन्हीं के हित में है, ये जनहित में कार्य हो रहा है, तो उसमें आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं अगर 2 लाइन में बात करें? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारी एक भारतीय मानक ब्यूरो की जो जागरूकता, हम उपभोक्ता जागरूकता और ये इस तरीके के अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, आप ये दर्शकों को बोलिए, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारी भारतीय मानक ब्यूरो का वेबसाइट का मैं जरूर एड्रेस देना चाहूंगा, जिसको वो लगातार देखते रहें और उससे उनको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये विभाग क्या कर रहा है उपभोक्ता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। उस वेबसाइट का एड्रेस मैं जरूर बताना चाहूंगा, www.bis.org.in। इस वेबसाइट को देखें और उसका लाभ उठाएं, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भटनागर जी। मैं आईटीडीसी इंडिया की तरफ से पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और बहुत स्वागत करता हूं कि हम लगातार और मुलाकातों में रहें और जान पाएं और समझ पाएं। थैंक यू। ये फाइनल स्टेज पर हैं जहां पर हमने बीआईएस के प्रमुख अधिकारियों से चर्चा में जानने की कोशिश की कि प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बीआईएस किस तरह से अपनी एक अहम भूमिका दे रहा है। तो आशा है हमारे दर्शक इस बात से लाभान्वित हो पाएंगे और वो जैसा कि अपेक्षित है कि ये वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम सबको आगे बढ़ के हाथ लेना होगा। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो अगर आप समझें तो जैसे शहीदों की बात की जाती है, जैसे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बात की जाती है, ये वो लोग थे जिन्होंने देश के लिए काम किया। वो उस समय उसकी जरूरत ये थी कि एक मूवमेंट था देश में, कोई बाहरी पार्टी थी जिसे हमें निकालना था। अब हम देश के अंदर हैं
और हमें देश को उन्नति देनी है, तो ये भी एक अपने आप एक नया मूवमेंट है कि देश को उन्नति देना रूप देती है। तो ऐसे में हमारी भागीदारी बहुत आवश्यक है। मुझे अपेक्षा है कि आईटीडीसी इंडिया के माध्यम से ये किया गया जन प्रयास आप सबको लाभान्वित करेगा और आप इस प्रोग्राम को सफल करेंगे अपना अपने स्तर पर दिए जाने वाला सहयोग के रूप में। थैंक यू।